बच्चों नमस्कार। मैं राय सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बच्चों संधारित्रों के बारे में, संधारित्र क्या है, और उसके बाद संधारित्र का सिद्धांत मैंने आपको समझाया था। देन उसके पश्चात समांतर प्लेट संधारित्र, आप लोगों को याद होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित किया था। और उसके पश्चात इसी का जो दूसरा भाग है, आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके पहले हमने स्टडी की, और आज हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों, आप लोग समझते होंगे। संधारित्र का मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना, एक के साथ दूसरे को जोड़ना। संधारित्रों को यदि एक संधारित्र का संबंध दूसरे के साथ कर दिया जाए, दो संधारित्रों को जोड़ सकते हैं, दो से अधिक कितने भी जोड़े जा सकते हैं। तो जब संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, संधारित्रों का संयोजन। अब यह संयोजन हम क्यों करते हैं, यह भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। आवश्यक धारिता को प्राप्त करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट बच्चों दो तरह से होती है। किसी किसी उपकरणों में अधिक धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होती है, इसके विपरीत कभी कभी कम धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको पहले स्टडी करा दूं, जैसे आपको बता दूं कि संधारित्रों का संयोजन बच्चों तीन तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में, और फिर इन दोनों को मिक्स करते हैं, मतलब मिश्रित क्रम में। इसमें श्रेणी भी रहेगा और समांतर भी रहेगा। अब ये आप अपन जब पूरा सोल्व कर लेंगे, जब पता चलेगा कि संधारित्रों का संयोजन यदि धारिता अधिक करना है तो किस प्रकार करें, यदि धारिता कम करना चाहते हैं तो किस प्रकार करें, श्रेणी में कब करते हैं, समांतर में कब करते हैं, ये स्टडी करेंगे। देन उसके बाद अपन बात करते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाना ही पढ़ाई का सबसे बेहतर विकल्प होता है, इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लें। जो हमने पढ़ा है वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, राइटिंग में होना बहुत जरूरी है, और बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। आपके टर्मिनल एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ सितंबर में आने वाले हैं, आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। संधारित्रों का संयोजन सबसे पहले बात करते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में। संधारित्र की क्या विशेषता होती है बताइए मुझे, क्या विशेषता होती है संधारित्रों में? दो प्लेट होती है। किसी भी संधारित्र में कितनी प्लेट होती है? दो प्लेट्स होती हैं। अब संधारित्रों को हमें कनेक्ट करना है। श्रेणी क्रम में किस प्रकार कनेक्ट करते हैं बच्चों, इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। यह एक संधारित्र है बच्चों, दो प्लेट होती है, आपको याद होगा। इस संधारित्र की यानी कि प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को हमने प्लस आवेश प्रदान किया। प्रेरण की क्रिया होगी बच्चों, निकट वाले भाग पर विपरीत आवेश प्रेरित होता है, ऐसा आप जानते हैं। अब इस संधारित्र की, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से कनेक्ट करेंगे आप। प्रेरण की क्रिया में दोनों ही आवेश आते हैं, निकट वाले पर विपरीत आवेश आता है, दूर वाले पर प्लस आवेश आता है। लेकिन बच्चों जैसे हम इसका कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहां का जो स्वतंत्र आवेश है वह दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आ जाएगा। एक बार फिर से प्रेरण की क्रिया होगी और यहां विपरीत आवेश प्रेरित हो जाएगा। दूर वाले हिस्से पर समान आवेश प्रेरित होगा। अब हम दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं। अब यहां का जो स्वतंत्र आवेश है प्लस का, वह चला जाएगा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर,
पुनः प्रेरण की क्रिया होगी बच्चों, और अंत में हम अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अतः धन आवेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार का संयोजन, जबकि हम एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी प्रकार से अन्य संधारित्रों को जोड़ते जाएंगे बेटा। इस प्रकार का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये तीन संधारित्र हैं, माना कि इनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। धारिता समान हो सकती है। एक छोटी सी बात कि आपके घर में 3 बाल्टी हैं, आपके पिताजी, आपके पापा बाल्टी खरीद के लाए 3 बाल्टी, तीनों ही बाल्टी एक समान है, 15-15 लीटर का पानी बनता है। उसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, 15 लीटर। अब आपके पिताजी दूसरी बार बाल्टी लेके आए, फिर 3 बाल्टी लेके आए, एक बाल्टी छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक और उससे बड़ी है। एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, एक में 20 आता है, एक में 30 आता है। कहने का अर्थ क्या है कि धारिता का जो मैटर है वो कैसा है बच्चों, कि धारिता एक समान हो भी सकती है या अलग अलग हो सकती है। यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि धारिता हम किस प्रकार से लें। तो प्रारंभ में बच्चों हम अलग अलग ले लेते हैं, बाद में कंडीशन लगाएंगे। अभी बाद में कंडीशन लगा के मैं आपको बताऊंगा। एक शब्द क्लियर हो गया, और इसमें कुल मिलाकर बच्चों 3 शब्द रहेंगे। आप ये तीनों शब्दों को इस सूत्र की सहायता से तैयार कर सकते हैं। Q = CV होता है, आपको याद होगा, Q बराबरी पर CV। तो एक शब्द C के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब Q के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम प्लेट के पास +Q आवेश है, इसी की दूसरी प्लेट के पास -Q आवेश है, फिर इसी प्रकार से बेटा +Q आवेश है, -Q आवेश है, +Q आवेश है, -Q आवेश। आवेश का परिमाण प्रत्येक संधारित्र के पास बराबर बराबर है। अब तीसरा शब्द बचता है V। V मतलब यहां पर बेटा, यहां V का मतलब विभव होता है, लेकिन इस समय V का मतलब है विभवांतर। विभव में अंतर, विभव का जो अंतर होता है वो सदैव 2 बिंदुओं के बीच में होता है। तो प्रथम संधारित्र की जो प्लेटें हैं बेटा, इनके 2 बिंदु सपोज A और B हो गए। दूसरे संधारित्र के 2 बिंदु बेटा B और C हो जाते हैं। तीसरे संधारित्र के 2 बिंदु हो जाते हैं, C और D हो जाते हैं। विभवांतर सदैव 2 बिंदुओं का होता है। तो प्रथम संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V2, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V3। इस तरह से तीनों शब्दों पर अपन ने बात कर ली। धारिता अलग अलग हो सकती है, समान हो सकती है। सभी पर आवेश की मात्रा समान है, क्योंकि आवेश का विभाजन नहीं हुआ। यदि विभाजन होता तो Q1, Q2, Q3 आता। समान आवेश है। विभव हर हाल में डिफरेंट आएगा, क्योंकि विभव में अंतर 2 प्लेटों के बीच में विभवांतर V1, यहां V2 और V3। अब प्रथम प्लेट प्रथम संधारित्र की, अंतिम प्लेट अंतिम संधारित्र की, अगर इनको हम बिंदु मान लें तो इनके बीच का कुल विभवांतर हो जाएगा बेटा V हो जाएगा। यदि इसको एक बिंदु मान लें, इसको एक दूसरा बिंदु मान लें, तो कुल विभवांतर हो जाएगा V। अब डेरिवेशन की शुरुआत कहां से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें विभव का अंतर 3 भागों में बट गया। तो कुल जो विभव है, विभवांतर है, V डिवाइड हो रहा है 3 भागों में। तो बेटे हम यहीं से शुरुआत करेंगे। V के बराबर V1 + V2 + V3, समीकरण नंबर 1। थोड़ी देर बाद मैं आपको समांतर के बारे में बताऊंगा। उस समय किसी अन्य राशि का विभाजन होगा। अभी यहां पर विभाजन किसका हुआ, विभव का। समांतर की जब बात करेंगे बच्चों, तो अभी मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आगे चल के और बताऊंगा मैं। उस समय बेटा आवेश का विभाजन होगा। तो हम Q से स्टार्ट करेंगे, मतलब विभाजन जिस राशि का होना है वहीं से डेरिवेशन की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ विभव का विभाजन हुआ है, इसके बाद बेटा वहां आवेश का होगा, तो Q बराबर लिखेंगे। अब V1, V2, V3 इनके मान रखना है, तो कैसे निकालेंगे इनके मान, सूत्र आपको मैंने बताया था। ये वाला सूत्र आपको प्रयोग करना है, Q बराबर CV। इसकी मदद लेते हैं, से लिखेंगे, और आपको V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या प्राप्त होगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई C प्राप्त होगा।
अब V1 ले लो तो यहाँ V1 हो जाएगा, क्योंकि आवेश समान है तो Q1 नहीं आएगा, लेकिन धारिता में C1 आएगा, यह V1 का मान हो गया। इसी प्रकार से V2 का मान आएगा बच्चों Q अपॉन C2, और देन V3 का मान आएगा Q अपॉन C3। ये तीनों मान आपको कहां रखना है, समीकरण 1 में मान रखने पर, तीनों के मान रख दीजिए तो V बराबर आ जाएगा बेटा, मान रखें यहां V1 का मान कितना है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब इसमें से बच्चों कॉमन ले लेते हैं, V इक्वल टू कॉमन ले लो, क्या Q कॉमन ले लीजिए, देन अंदर क्या बचेगा 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, ज्यादा आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एकदम सिंपल है। अब मेरे एक प्रश्न का आपको जवाब देना है बच्चों। यहां चित्र के अनुसार अगर बात करें तो कितने संधारित्र हैं, तो आप कहेंगे सर 3 संधारित्र हैं। इनकी धारिता कितनी है अलग अलग, C1 C2 और C3, लेकिन इनको जोड़कर हमने एक संधारित्र बनाया है, संधारित्रों का हमने संयोजन किया है। तो जब हम इनको मिला के बच्चों एक संधारित्र बनाएंगे तो जो बना हुआ संधारित्र है, संयोजन का जो संधारित्र है, उसकी अलग धारिता होगी, जिसे कहते हैं तुल्य धारिता। मतलब डिफरेंट डिफरेंट धारिता C1 C2 और C3 है, लेकिन जब हमने इनको मिला के एक संधारित्र बनाया है तो उसे कहते हैं संयोजन की तुल्य धारिता। बात को पकड़े, संयोजन की तुल्य धारिता। तो यदि संयोजन की तुल्य धारिता, धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं और श्रेणी को बच्चों सीरीज कहते हैं, तो सीरीज के लिए यहां यूज करेंगे S का। CS क्या है, इस संयोजन की तुल्य धारिता। यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS है तो हम एक बार पुनः इस सूत्र की मदद लेते हैं, पुनः सूत्र Q इक्वल टू CV की मदद लेते हैं। तो फिर से बच्चों C लगाएंगे, से लगाएंगे तो Q इक्वल टू C के रिप्लेस में आपको लिखना पड़ेगा CS इंटू V। अब V का मान आपको निकालना है, तो V के बराबर क्या आएगा बच्चों, Q बाई CS प्राप्त होगा। अब यह मान आपको समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में यह मान रख दीजिए। देन V का मान रख दिया बच्चों मैंने, Q बाई CS इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई। इस तरह से बच्चों ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का हमने सूत्र स्थापित कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल कितने संधारित्र हैं, 3 हैं। अब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर मान लीजिए n संधारित्र हैं। इसी प्रकार से अगर हमने n संधारित्र कनेक्ट किए हैं तो ये सूत्र बन जाएगा प्लस लगा के 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C5 एंड कब तक आएगा, n टाइम्स तक आएगा। तो यदि n संधारित्र आप कनेक्ट करते हैं तो यही फार्मूला हो जाएगा 1 बाई CS इक्वल टू डैश 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 1 अपॉन CN हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला आपको फाइंड हो जाएगा। अब इसको बेटा समीशन के रूप में भी आपको लिखना आना चाहिए। समीशन के रूप में भी मैं आपको सिखा देता हूं। समीशन के रूप में आप किस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन CS इक्वल टू समीशन मतलब सबका योग होता है, 1 अपॉन CI आप यहां लिखेंगे। I की वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहां से, 1 से लगा के n तक। इस तरह से समीशन के रूप में हो जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब एक कल्पना करें कि सभी संधारित्र, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान है, तो यदि ऐसा हो तो कैसा हो बच्चों? यदि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 और सभी की धारिता समान है, तो फिर यही फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/CS इक्वल टू 1/C 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 और ये कब तक? n तक। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एलसीएम इसका C हो जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस कब तक? n तक। अब इन सब का टोटल करेंगे तो 1/CS इक्वल टू n/c हो जाएगा बच्चों, या हम इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फाइंड कर लें, CS इक्वल टू C/n। ये मैंने आपको हर तरह से सिखा दिया किस तरह से आपको सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, ज्यादा टफ नहीं है। बस एक और बात बचती है बच्चों कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे आप इस सूत्र पर गौर करें 1/C1 1/C2 1/C3। सपोज करो बच्चों कि C1 के रिप्लेस में सपोज करें कि C1 के रूप में आपने आंकिक रूप में आपने लिखा यदि C1 का मान है 1 माइक्रोफेरड, C2 का मान है बच्चों 2 माइक्रोफेरड, C3 का मान है 3 माइक्रोफेरड। ध्यान देना है ना। और आपको इस संयोजन में श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो इस सूत्र से आप निकालें CS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन 1/CS इक्वल टू 1/1 1/2 एंड 1/3। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 लिखा है ये। एलसीएम आएगा बेटा 6, 1/CS यहां क्या हो जाएगा 6 + 3 + 2, 1/CS इक्वल टू 11/6 आ जाएगा। ओनली CS इक्वल टू आएगा 6/11। अब 6 में 11 से आप डिवाइड करेंगे, 6 में 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? समथिंग, इसको 60 मान लें तो समथिंग 5.5 समथिंग आएगा। 0.5 आ रहा होगा समझ में आपको कि जो अंश और हर है, हर की राशि बड़ी है तो इसका उत्तर 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। सबसे छोटा संधारित्र कौन है? जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता कितनी होती है? तुल्य धारिता होती है बच्चों सबसे कम धारिता से भी कम होती है। एक बार और सुनिएगा कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन की धारिता, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तुल्य धारिता, सबसे कम धारिता, इसमें जो सबसे कम धारिता का संधारित्र है उससे भी कम प्राप्त होती है। और सरल शब्दों में बात करूं मैं कि जब संधारित्रों की सहायता से हमें धारिता कम प्राप्त करना हो तो किस प्रकार जोड़ना चाहिए? तो फिर बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जब धारिता का मान हमें कम करना हो। तो ये श्रेणी क्रम में बच्चों पूरा हो जाता है। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं समांतर क्रम में, आप इसको नोट करिए बच्चों। अब बच्चों सेकंड कॉम्बिनेशन है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब समांतर क्रम की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं। प्रथम संधारित्र, द्वितीय संधारित्र, तृतीय संधारित्र, ये 3 संधारित्र हैं। इनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। कुल मिला के आवेश हमारे पास है Q प्लस Q आवेश। अब बच्चों आवेश यहां से 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कुल मिला के कितने रास्ते हैं आवेश के वितरण के? 3 रास्ते हैं। कुछ आवेश प्रथम संधारित्र के पास प्रथम प्लेट पर जाएगा, दूसरे पर जाएगा, इसी प्रकार तीसरे पर जाएगा। तो चूंकि यहां आवेश का विभाजन हुआ है, श्रेणी क्रम में बेटा विभाजन नहीं हुआ था। पहले आवेश गया प्रथम संधारित्र में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। यहां पर क्या हो रहा बेटे? 3 रास्ते हैं। तो प्रथम संधारित्र की पहली प्लेट को कितना आवेश मिला? सपोज दैट प्लस Q1। दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट को कितना मिला बेटा? सपोज दैट प्लस Q2। और इसी प्रकार से यहां मिला प्लस Q3। अब इन तीनों में ही प्रेरण की क्रिया होगी। विपरीत आवेश प्रेरित होता है, आपको याद है ये।
आंतरिक भाग पर, और इन तीनों का ही संबंध जो दूसरी प्लेट है, उन तीनों का संबंध एक अन्य बिंदु, जैसे आप यहां एक बिंदु ए देख रहे हैं, दूसरा बिंदु ले लो बच्चों बी, इसके माध्यम से पृथ्वी से कर दिया जाता है। दूसरा बिंदु हो जाता है बी हो जाएगा। अतः सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट का जो स्वतंत्र धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। अब जो दूसरी प्लेटें हैं बच्चों, उन पर आएगा माइनस क्यू आवेश, माइनस Q2 आवेश, यहाँ Q1 Q2 एंड माइनस Q3। तो इसमें दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो आवेश क्लियर हो गया, दूसरा धारिता। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बच रही है, क्योंकि कुल मिला के कितने होते हैं, 3 होते हैं। Q इक्वल टू सी भी, अपन ने Q की बात कर ली, C की बात कर ली, अब बात किसकी करना है, V की। तो V मतलब यहाँ V का मतलब क्या है बच्चों, विभवांतर। विभवांतर विभव में अंतर दो बिंदुओं के बीच में होता है। शब्दों पर गौर करें, विभव में अंतर, तो दो बिंदु कौन से बच्चों, A और B हैं, इसलिए सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर एक समान हो जाएगा। जबकि श्रेणी क्रम में क्या हुआ था, बिंदु अलग अलग थे तो विभव अलग अलग था, V1 V2 एंड V3, लेकिन वहां पर क्या था बच्चों, आवेश समान था। यहां पर आवेश का विभाजन हुआ है। अब आप डेरिवेशन की फार्मूले की स्टार्टिंग कहां से करेंगे, कहां से करेंगे बच्चों बताइए। मैंने आपसे क्या कहा, विभाजन किसका हुआ, विभाजन हुआ है आवेश का, तो हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। तो कुल आवेश Q 3 भागों में बढ़ जाता है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से ये आवेश का विभाजन हो गया। और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। इनके मान कैसे निकालेंगे, सूत्र Q इक्वल टू CV की मदद लेते हैं, से Q1 का मान आपको प्राप्त करना है। डायग्राम की हेल्प लें, Q1 तो धारिता C1 है बच्चों, लेकिन विभव सभी का समान है, सो दैट इट इज C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी एंड Q3 इक्वल टू C3 भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहां से Q इक्वल टू Q1 का मान कितना बच्चों, C1 भी, C2 भी एंड प्लस C3 भी। अब सिंपल मैथ्स है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल डेरिवेशन है। V को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था, अलग अलग संधारित्र धारिता C1 C2 C3 है, लेकिन इनको मिला के हमने एक हमने बनाया है, एक संधारित्र बनाया, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तुल्य संयोजन की तुल्य धारिता, इनको मिला के एक बनाया है। तो यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता, अब चूंकि समांतर क्रम को बच्चों पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल, तो P से रिप्रेजेंट करेंगे, C के साथ में P लगा देंगे, CP है तो पुनः सूत्र आपको यही लेना है बार बार, Q इक्वल टू CV की मदद से फिर से Q इक्वल टू C के स्थान पर आपको यूज करना है CP का इंटू V हो जाएगा। अब समीकरण 2 में आपको मान रखना है Q का मान आपको रखना है, ये कितना रखना है, CP इंटू V। समीकरण 2 में मान रखने पर Q के रिप्लेस में क्या रखोगे बच्चों, CP, V इक्वल टू V एंड देन C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा, सो फाइंड हो जाएगा हमें C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको शब्दों में व्यक्त करना भी आपको सीखना है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन में जोड़े गए अलग अलग संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होती है। जबकि श्रेणी क्रम में आपने देखा व्युत्क्रम था, उसको कैसे बोले थे, किस प्रकार से बोलेंगे उसको, कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, यहाँ व्युत्क्रम नहीं, यहाँ सीधे है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहां पर आपको लिखना है कि तुल्य धारिता
संयोजन में जोड़े गए संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होते हैं। अब यदि बच्चों n संधारित्र हैं तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू कहां तक, n तक। तो ये ऐसा हो जाएगा। समीशन के रूप में आप लिखना चाहें तो समीशन लगा के यहाँ C के साथ में I लिख देंगे। I की परिभाषा 1 से लेके कहां तक है, n तक है। अब आपको ऐसा मान के चलना है कि सभी की धारिता समान है, तो सभी की धारिता C है, तो यही सूत्र हो जाएगा Cp इक्वल टू C प्लस C प्लस C कब तक, n तक। तो कुल मिला के हो जाएगा बेटा Cn हो जाएगा। ओके, अब बस एक कंडीशन और आपको समझना है। क्या समझना है कि इनके आंकिक मान रखेंगे हम, यदि जैसा कि पिछले में भी मैंने आपको बताया था, यदि C1 का मान 1 माइक्रोफैरड, C2 का मान 2 माइक्रोफैरड एंड C3 का मान 3 माइक्रोफैरड, और हमें Cp का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर मान रख दो, बस सिंपल सा है एकदम। Cp इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, सो दैट आंसर विल बी 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ आंसर बेटा 6 आया, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता में वृद्धि हो रही है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कम आंसर आ रहा था। तो एकदम क्लियर हो गई बात बच्चों कि जब हमें धारिता को अधिक प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जब कम धारिता को प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में। अब आपके मन में आना चाहिए कि मिश्र क्रम क्या होता है। तो मिश्र क्रम में क्या होता है बच्चों, कि श्रेणी और समांतर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास 3 संधारित्र, 2 श्रेणी देन तीसरा समांतर, या 2 समांतर देन पहला वाला श्रेणी। तो अलग अलग कंडीशंस में है, उसका डेरिवेशन आपको सॉल्व नहीं करना है। आगे के क्वेश्चन में मैं आपको उसके बारे में और बेहतर तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से मिश्रित क्रम में हो सकता है। तो ये दोनों फार्मूले आपको तैयार करना है। ये है समांतर क्रम का, इसके पहले मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में। तो इस तरह से बच्चों ये संधारित्रों का संयोजन इस चैप्टर पर हमने आज बात करी। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा उसमें संधारित्र की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, और फिर इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, और ये बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की। सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, अभी फर्स्ट यूनिट की बात चल रही थी। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को, आपके स्टडी मटेरियल में कहीं ना कहीं वृद्धि कर रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।